एविडेंस निकाल लीजिए, क्योंकि आपका पहले एविडेंस ही खींचा जाए, उसके बाद सीपीसी 2-3 दिन बाद सीपीसी पहले लगाएंगे। आपका थोड़ा माइनर एक दो और निपट जाए तो पहले पीरियड में आपका 1.5 घंटा लगभग सीपीसी ही चलेगी। 1-2 दिन, बस 2-3 दिन और एडजस्ट करिए। एविडेंस निकाल लीजिए। वैसे जो पढ़ाया जाएगा बेयर एक्ट से नहीं आपका काम करेगा। कुछ बातें भाई लोग ये बता रहे थे ऑनलाइन वाले कि कुछ शॉर्टकट में आप लिखवाते रहिए आपका जो एविडेंस, वैसे एविडेंस लिखवाया गया है, नोट्स में कुछ कमी है तो आपका कर्तव्य है कि उसको भाई लिख लीजिए। कुछ नई बातें जरूर आपका मिल रही हैं और वही नई बातें काम करेंगी, जैसे कि आपका संशोधन इत्यादि में। तो देखिए फिर एक बार देखा जाए, एक बार 1-2 2-3 मिनट आपका जो एक लेक्चर में बताया गया है, काफ़ी कुछ एक लेक्चर में बताया गया जो रेगुलर बैच में 3-4 दिन चलता है, आपका स्पेशल बैच में एक दिन में ही हमने समाप्त कर दिया था, नहीं तो 3-4 दिन पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपका हमने बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका को पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस याद रखिएगा। तो आर्टिकल 372, अनुच्छेद 372 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान पूर्व विधियों को एडाप्ट करता है। एडाप्ट मतलब स्वीकार करता है, स्वीकार मतलब ग्रहण करता है, अर्थात अनुकूलन करता है कि जब तक 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून निश्चित या समाप्त न कर दिए जाएं, तब तक वो भारत में क्या रहेंगे, लागू। फिर इसका इतिहास से क्वेश्चन आपका बिहार में बना था, उत्तराखंड में बना था। सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया था सर हेनरी मेन ने, और 1868 ईस्वी में 1868 में इनके ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया गया। तो उत्तराखंड ने ये क्वेश्चन बनाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट सर्वप्रथम किसने तैयार किया। तो स्टीफन न मार दीजिएगा, क्या मारेंगे, तो सर हेनरी में। फिर आपका 1870 ईस्वी में जेम्स फिट जेम्स स्टीफन ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। ये भी आपका पूछा गया, सन उत्तराखंड में पूछा गया है कि एविडेंस का ड्राफ्ट स्टीफन ने किस सन में स्वीकार मैंने किस सन में बनाया। तो 1870 में। बिहार में आपका पूछा गया इसी बार जे में कि एविडेंस का ड्राफ्ट करता कौन है, या एविडेंस का ड्राफ्ट किसने तैयार किया। तो सर जेम्स फिट जेम्स स्टीफन, शॉर्टकट में जेम्स स्टीफन कहा जाता है। अगर आईपीसी का ड्राफ्ट करता पूछे तो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले मारना है। इसके बाद आपका इसका निर्माण होता है 1872 ईस्वी में, और प्रवर्तन तिथि याद रखिएगा 1 सितंबर 1872। इस कानून में कुल 3 भाग हैं, फिर 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। 167, ये भी क्वेश्चन बिहार ने बनाया था। तो 2 क्वेश्चन बिहार का आपका निकल गया, एक ड्राफ्ट करता और दूसरा कौन सा, आपका कितने भाग हैं, 3 भाग है। फिर आपका कितने, इन 3 भागों में आपका चैप्टर है, तो टोटल 11 चैप्टर है। और इन 11 चैप्टरों में मैंने कितनी धाराएं दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा 167। अब जो वर्तमान में पूछा जा रहा है आपका ये, अब आइए, एविडेंस एक्ट का प्रावधान आपका संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के एंट्री नंबर यानी कि प्रविष्टि संख्या 12 में किया गया है। ये क्वेश्चन अब तक के इतिहास में नहीं पूछा गया है। हाँ, सीपीसी पूछी गई है, सीआरपीसी पूछा गया है आपका, लेकिन अब तक एविडेंस नहीं पूछा गया। लेकिन एविडेंस पूछा जा सकता है नया क्वेश्चन। तो 12 मार्क कराना है, कौन से आपका किस में है, 12। प्रविष्टि संख्या समवर्ती सूची की कौन है, 12। सीपीसी में हमने बताया था कौन सी है, 13। ये जरूर याद रखिए, हो सकता है कि अगला चांस ये है कि आपका पूछ ले, ये चांस है।
इसके बाद हमने बताया था कि ये आपका यह कानून एक स्पेशल लॉ है, विशेष विधि है। फिर प्रभाव पूछा जाता है, भूतलक्षी है कि भविष्यलक्षी की दोनों, यानी कि प्रास्पेक्टिव की रिप्रास्पेक्टिव की दोनों। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। फिर आपका प्रक्रियात्मक विधि है कि सारवान विधि है, एविडेंस एक्ट। प्रक्रियात्मक विधि है यानी कि एडजेक्टिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ। फिर आपका ये निर्माण हो गया। इसके बाद हमने बताया था कौन सामान्यतः आपका एविडेंस एक्ट सिविल मामलों में लागू होता है कि क्रिमिनल की दोनों। ऐसा भी क्वेश्चन आया है तो आपका जवाब रहेगा दोनों में। लेकिन इसकी कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल सिविल में लागू होती है, कुछ धाराएं क्रिमिनल में। ये क्वेश्चन यूपीजे 2018 में पूछा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने का आपका चांस है। सेक्शन जरूर याद रखिएगा। धारा आपका 23, धारा 52, धारा 55, 115, 116, 117 ये केवल सिविल में लागू होगी, क्रिमिनल में नहीं। और धारा आपका 30, इसके बाद 53, 53A, 54, 105 और 111A ये केवल और केवल क्रिमिनल में। इसके अलावा जितनी धाराएं हैं यानी कि 12 हुई ना कि 10, 12 धाराओं के अलावा जितने सेक्शन हैं वे समान रूप से सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में पूछा गया है कि धारा 167 लागू होती हैं सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो अब दिमाग स्थिर करके बना लीजिए क्वेश्चन कि 12 धाराओं के अलावा जितनी भी धाराएं रहेंगी वे क्या होंगी? सिविल और क्रिमिनल दोनों में। तो एविडेंस एक्ट लागू होता है सिविल मामले क्रिमिनल मामले दोनों। तो क्या मारेंगे? दोनों। इसके बाद एक क्वेश्चन प्रतिस्थापित धारा से बनता है। 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं। पिछली बार आपका यूपीजे में कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लिया था, लेकिन एविडेंस से भी पूछने का चांस है। तो संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित की गई है? 28 की गई है, यानी कि धारा 28। पिछली बार जो बिहार और यूपी में पूछा, लेकिन एविडेंस में पूछने का चांस है आपका एक क्वेश्चन पूछने का चांस है। 39 और 131 ये सन 2000 में आईटी एक्ट द्वारा यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा प्रतिस्थापित की गई। और आपका कब से लागू हुई एपीओ में पूछा गया? 17 अक्टूबर सन 2000। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और नए निकालना है। सबसे व्यापक या ज़्यादा संशोधन एविडेंस में किस सन में किए गए? तो सन 2000 में। किस कानून द्वारा? आईटी एक्ट द्वारा। आपका ये जवाब रहेगा। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहते हैं? तो सन 2000 के संशोधन को कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस संशोधन द्वारा एविडेंस में मान्यता दी गई? तो आप सन 2000 का संशोधन मारेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। ये दो धाराएं प्रतिस्थापित की गई थी, याद करके जाएगा कौन कौन? 39 और 131। भाई देखिए ये रटना है और कोई उपाय नहीं, हम समझा रहे हैं भले ही। 2013 में फिर दो धाराएं प्रतिस्थापित की गईं। आपका एक धारा 119 और दूसरा 114A। एक धारा नई जोड़ी गई 2013 में, 53A, जो पिछली बार जे और एपीओ, इस बार तो नहीं, पिछली बार जे और एपीओ दोनों में पूछा गया था। आपका 53A कब जोड़ी गई? तो 2013 में। लेकिन छोड़ दीजिए इसको, आप प्रतिस्थापित हम चल रहे हैं। तो जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर धारा 119 और 114A प्रतिस्थापित की गई।
नए सिरे से लिखी गई। अब कब से ये लागू हुई वह डेट भी याद करना है आपको, और वह डेट है 3 फरवरी 2013। भाई याद करके जाना है कब से लागू हुई, तो 3 फरवरी 2013। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है रिपील सेक्शन कौन है। पिछली बार इसके पहले वाले एपीओ में बना था, यानी कि जब 17 सीट थी, यानी कि निश्चित धारा 2 है और आपका 2 धारा निश्चित है आपका। किस सन में निश्चित की गई, 1938 में, सन भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि एविडेंस में प्रथम बार संशोधन किस सन में किया गया, तो 1938 में ही। क्या किया गया, तो धारा 2 और अनुसूची को क्या किया गया, रिपील। फिर क्वेश्चन कौन सी धारा इलीगल या अवैध है, या किस धारा, कौन सी धारा है जिसका साक्ष्य में अब कोई महत्व नहीं है, या निष्क्रिय पड़ी है, सुसुप्त हो गई है आपका केस के माध्यम से, तो 113। इसके बाद पूछा जाता है निश्चायक सबूत किन धाराओं में है। सामान्य क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, आपका पिछली बार ही आया था कि कंक्लूसिव प्रूफ किन धाराओं में जे में आया था, तो 3 धाराएं याद रखिएगा, 41, 112 और 113, एकदम याद रखिए। निश्चायक सबूत होता क्या है, विधि की खंडनीय उपधारणा की विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो विधि की खंडनीय की अखंडनीय, अखंडनीय जिसको काटा, एक बार जब अनुमान लगा लिया गया तो उसको खंडन करने का मौका दिया जाएगा कि नहीं, नहीं। सबसे उत्तम उदाहरण आईपीसी की धारा 82 से कवर करिएगा कि अगर एक बार ये साबित हो गया कोर्ट में कि जिस दिन शिशु अपराध किया था उसकी एज 5 वर्ष नहीं 7 वर्ष से क्या थी, कम थी, तो लाख आप काटिए कि बहुत समझदार हो गया था, 6 साल में ही बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया था आपका। तो अब बताइए क्या ये साक्ष्य दिया जा सकता है, नहीं, क्योंकि यह काट्य तर्क है, निर्विवाद प्रमाण है, निश्चायक सबूत है, जिसे अकाट्य तर्क भी कहते हैं। इस तर्क को, इस अनुमान को अब काटा नहीं जा सकता। अगला देखिए आपका, हाँ अवैध हो गया आपका ये। इसके बाद इतिहास आपका बता ही दिया गया है। अब आइए लेक्स फोरी और लेक्स लोसी में पूछा जाता है, ये भी मैं बता दिया हूँ कि आपका जो एविडेंस एक्ट है वह लेक्स लोसी है कि लेक्स फोरी है, तो लेक्स फोरी है। लेक्स, अब इसका अर्थ पूछा गया है। देखिए इसका लेक्स लोसी का बिहार में अर्थ पूछा, हो सकता है यूपी में आ जाइए। दोनों का फिर एक एक लाइन अर्थ समझिए, लेक्स मतलब ला और फोरी का मतलब फोरम। तो ला मतलब विधि, फोरम मतलब स्थान। तो जहाँ भी पूछे कि लेक्स फोरी क्या है, स्थान विशेष की विधि, स्थानीय नाम हर दीजिएगा, क्या स्थान विशेष। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई घटना विदेश में हुई है और उस घटना के लिए भारत के न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है, तो भले वह घटना विदेश में हुई हो, भारत में उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जाएगा। यानी कि विदेशी साक्ष्य अधिनियम नहीं अप्लाई होगा, कौन सा साक्ष्य अधिनियम, भारतीय। आपका ये याद, लेक्स लोसी का मतलब होता है स्थानीय विधि, उत्तराखंड ने बनाया, बिहार में भी बनाया कि लेक्स मतलब ला और लोसी मतलब लोकल। लोकल यानी कि स्थानीय विधि, इसको जोड़ लीजिएगा आईपीसी की धारा 42 से कि स्थानीय विधि क्या होती हैं, जो पूरे भारत में लागू न हो बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी माने भारत में किसी विशिष्ट क्या हो, क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में लागू हो, पूरे भारत में लागू न हो। तो जो विधियां केवल यूपी में लागू हैं उसे हम कैसी विधि कहेंगे, लेक्स लोसी। यानी कि हिंदी अर्थ याद रखिए, लेक्स लोसी का मतलब पूछा गया स्थानीय विधि। अगला देखिए, अब आइए साक्ष्य विधि का कार्य और उद्देश्य देखा जाए।
आखिर एविडेंस विधि का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया? तो जो घटना न्यायालय से बाहर हुई है, उन घटनाओं को न्यायालय में कैसे प्रूफ किया जाएगा, कैसे साबित किया जाएगा, कैसे सिद्ध किया जाएगा, अर्थात साक्ष्य विधि उन नियमों का वर्णन करती है जिसके तहत किसी घटना को न्यायालय में साबित या ना साबित किया जाता है, यानी कि सिद्ध या असिद्ध किया जाता है, प्रमाणित या अप्रमाणित किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपका एक एक्सीडेंट होता है शहर में, तो उस एक्सीडेंट को आप कैसे कोर्ट को विश्वास दिलवाएंगे कि यह एक्सीडेंट ही हुआ है, जानबूझकर हमने मारा नहीं है। जैसे कि आपका दिल्ली कांड देख लीजिए, दिल्ली में ही खतरनाक खतरनाक कांड होते हैं, तो जो नया कांड चल रहा है कार के नीचे कुचलने का, तो पुलिस ने ये खुलासा किया है कि जब स्कूटी कार से टकराई तो दो व्यक्ति वहां कार से उतरे और देखे कि कार में कुछ फंसा है, फिर भी हटाए नहीं, और फिर कार चालू करके क्या हुए, शराब के नशे में निकल गए। यानी कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि मर्डर है। यानी कि पुलिस ये बयान दे रही है कोर्ट में, अतः इन लोगों की जमानत न हो। यानी कि अभी तो ये है कि जमानत हो या न हो, मुकदमा तो आगे अन्वेषण चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घटनाएं बाहर हुई हैं उनको कैसे हम कोर्ट में प्रमाणित करेंगे, यही नियम कहाँ हमें बताने पड़ेंगे, एविडेंस में। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि साक्ष्य अधिनियम का आपका प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है, या साक्ष्य विधि का सारभूत सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत आपका 2018 यूपी एपीओ मेंस में बन चुका है, सिद्धांत मेंस में बना है। वैसे ये सामान्य बातों में ही पढ़ा जाता है। तो एक आपका जो सब्सटेंसिव प्रिंसिपल या सारवान सिद्धांत बताते हैं, प्रोफेसर केनी बताते हैं। और एक सामान्य है सामान्य सिद्धांत, यानी कि जो सामान्य या जनरल है, तो पहले प्रोफेसर केनी के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर केनी साक्ष्य विधि के तीन उद्देश्यों को बताते हैं। पहला ये बताते हैं कि साक्ष्य विधि यह निश्चित करती है कि साक्ष्य का अभिनिश्चय करने में सहायता देना, यानी कि कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए और कौन सा न किया जाए। साक्ष्य विधि इस बारे में क्या करती है, निश्चयन करती है, यानी कि बताती है। दूसरा आपका प्रोफेसर केनी के अनुसार दीर्घ सूत्रीय जांचों को रोकना उद्देश्य है, यानी कि जो जांच हो न्यायालय में लंबी न चले। और तीसरा, अनावश्यक साक्ष्य के ग्रहण किए जाने से उत्पन्न भ्रांति से न्यायाधीश और जूरी को बचाया जाए, यानी कि फालतू साक्ष्यों को स्वीकार किया जाए कि न किया जाए, न किया जाए। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कौन बता रहा है, प्रोफेसर केनी। लेकिन जहाँ तक अगर प्रोफेसर केनी का आए तब ये मारना है। अगर प्रोफेसर केनी का न आए और ये दे दे कि साक्ष्य अधिनियम किन सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि पूछा गया था कि साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों का वर्णन करिए और सुसंगत धाराओं का भी वर्णन करिए, तो साक्ष्य अधिनियम तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला सिद्धांत है कि एविडेंस को, यानी कि साक्ष्य को विवादक तथ्य तक सीमित रखना चाहिए, फैक्ट इन इशू तक सीमित रखना चाहिए। पहले एक समझिए, अर्थात जब भी हम साक्ष्य पेश करें न्यायालय में, तो केवल किसका करेंगे, विवादक तथ्य का करेंगे। आपका ये पहला सिद्धांत है। तो कौन सी धारा इस बात को प्रश्रय देती है कि जब भी एविडेंस प्रस्तुत किया जाएगा, फैक्ट इन इशू का किया जाएगा, तो तुरंत धारा 5 उठाएंगे। सेक्शन 5 आपका क्रोड मानी जाती है
एविडेंस की धुरी मानी जाती हैं, एविडेंस की कुंजी मानी जाती हैं। तो सेक्शन 5 में कहा क्या गया है कि जब भी न्यायालय में किसी तथ्य को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो या तो विवादक तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे या सुसंगत तथ्य का। तो धारा 5 स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को क्या करती हैं, मान्यता देती हैं। तो आगे हम विवादक तथ्य बताएंगे, लेकिन एक लाइन याद रखिए। पहला सिद्धांत क्या है कि साक्ष्य को किस तक सीमित रखा जाना चाहिए, फैक्ट इन इशू। सेकंड सिद्धांत यह है कि बेस्ट एविडेंस प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि न्यायालय में निकृष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि सर्वोत्तम साक्ष्य करेंगे। तो दूसरा सिद्धांत है कि बेस्ट एविडेंस प्रस्तुत करिए, सर्वोत्तम साक्ष्य। अब यहाँ जो उत्तराखंड ने क्वेश्चन बनाया कि कौन सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, दस्तावेजी साक्ष्य होता है कि मौखिक साक्ष्य यानी कि डॉक्यूमेंट्री की ओरल। तो दस्तावेजी साक्ष्य बेस्ट एविडेंस होता है। क्यों दस्तावेजी साक्ष्य बेस्ट एविडेंस होता है? क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो अध्याय 6 में हम बताएंगे सेक्शन 91 से लेकर 100 तक में, उसमें हम ये बताएंगे कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, यानी कि कुछ दशाओं में अगर कोई बात किसी दस्तावेज या कागज पत्तर पर लिखी गई है तो क्या वहाँ मुख से बोलकर साक्ष्य देने दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य में वह शक्ति होती है कि वह ओरल एविडेंस यानी कि मुख से बोले गए साक्ष्य को क्या कर दे। तो फिर एक बार याद रखिए, दस्तावेजी साक्ष्य इसीलिए बेस्ट या सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि डेड एविडेंस कौन है? तो दस्तावेजी साक्ष्य है। और लिविंग एविडेंस कौन है? मौखिक। जैसे हम बोल रहे हैं ये मौखिक साक्ष्य हैं, आप लिख रहे हैं दस्तावेजी, तो हमारा बोलना आपके लिखने पर भारी पड़ेगा, यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य पर क्या पड़ेगा? भारी। ये हम नहीं बता रहे हैं, अध्याय 6 में हम बताएंगे 91 से लेकर कहाँ तक में 100। तीसरा नियम है कि जो हियर से एविडेंस है वह अग्राह्य होता है, एडमिट नहीं किया जाता, अतः उसे बाहर रखा जाना चाहिए। तो अब समस्या ये आया कि अनुश्रुत साक्ष्य या हियर से एविडेंस या अप्रत्यक्ष साक्ष्य होता क्या है या श्रुत साक्ष्य होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं के ज्ञान पर नहीं बल्कि दूसरे के जानकारी के आधार पर कोई न्यायालय में साक्ष्य देता है तब हम उसे अनुश्रुत साक्ष्य या हियर्स एविडेंस या अप्रत्यक्ष साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लगातार बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका प्रयाग रेलवे स्टेशन पर एक हाथ का सांप मारा गया। एक व्यक्ति ने सांप को मारते हुए देखा, वह स्टेशन पर पहुंचा तो कहा कि सांप 2 हाथ का था, मारा गया। फिर ट्रेन में पंचौरा शुरू कर दिया, बैठा तो, और बढ़ती बढ़ती बात जब तक आपका मैंने लखनऊ लोग पहुंचे तब तक सांप इतना बड़ा हो गया था कि क्रेन बुलाना पड़ा उठाने के लिए, या बाबा का बुलडोजर आया और तब आपका सांप को क्या किया गया। यानी कि लोगों की ये आदत होती है कि बातों को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के। यानी कि मुर्गी एक अंडा दी है तो 10 अंडा बना देंगे, मुर्गी तो 10 अंडा दी थी। यानी कि लोग, तो इसीलिए देखिए अब यही आपका क्वेश्चन अचीव करना है। नियम ये है कि अनुश्रुत साक्ष्य का नियम पूछा जाता है, गलत ना हो, उल्टा नियम चलना है। हियर से एविडेंस का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में विसंगत, विसंगत मतलब अनुचित माना जाता है और अग्राह्य होता है, यानी कि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। फिर एक बार हम बता रहे हैं, गलती यही होगी और इसी को सुधारिए।
अनुश्रुत साक्ष्य का नियम क्या है? अब चार ऑप्शन देगा तो एक ही ऑप्शन खोजना है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में विसंगत या असंगत और अग्राह्य होता है। जिस ऑप्शन में ये रहे उसी को मार्क कराइए। यही नियम ही है कि अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये नियम धारा 60 में समाहित है। सेक्शन भी चलते रहना है। किस में? तो अनुश्रुत साक्ष्य का नियम किस सेक्शन में समाहित है? सेक्शन 60 में। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके कुछ अपवाद हैं जहाँ के हियर से एविडेंस को साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। अपवाद अभी बाद में चलेगा, अभी संभव नहीं है उतना लंबा चलना अभी। तो इस प्रकार आपका 3 सिद्धांत हो गए। अब आ जाइए, आपका आगे बढ़ा जाए। अगला जो आपको देखना है, आपका कह सकते हैं कि अगला जो हमें देखना है, एविडेंस की योजना देख लेनी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आपका 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले तो भाग याद रखिएगा, किस भाग में क्या है, कौन सा भाग बड़ा है, कौन सा भाग सबसे छोटा है, और कौन सा भाग किस धारा से किस धारा तक है। 3-4 मॉडल बनते हैं। तो भाग फर्स्ट बना लिया जाए, भाग सेकंड बना लिया जाए, और भाग कौन सा, थर्ड। पहला क्वेश्चन बना है कि भाग एक कहाँ से कहाँ तक धारा है, 155। सेकंड पूछे तो 56 से लेकर 100, और थर्ड पूछे तो 101 से लेकर 107। तो जिस भाग में, पहला भी हम भाग बताते हैं क्या क्या है। जिस भाग में अधिक धाराएं होंगी वह भाग सबसे बड़ा भाग होगा, और जिस भाग में सबसे कम धाराएं होंगी वह भाग सबसे छोटा भाग होगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, गलत न हो जे में और एपीओ में। तो आप बताइए धारा देखकर कौन सा भाग सबसे बड़ा है, तीसरा की पहला की दूसरा? तीसरा। तो रटे, अभी हम बताते हैं क्या है। तीसरा भाग सबसे बड़ा भाग कौन है? तीसरा। सबसे छोटा भाग कौन है? धारा देखकर बताइए। आपका 1 से 55 तक आपका है पहले में, और 56 से लेकर 100 तक किस में है? आपका दूसरे में। तो सबसे कम धाराएं किस में हुई? दूसरा। तो ऐसे याद करिए, सबसे बड़ा भाग कौन हुआ? सबसे छोटा। अब क्रम सही कौन है? तो सही क्रम आपका बड़े से छोटे में पूछ सकता है, तो तीसरा, पहला और दूसरा। ठीक है भाई, सबसे बड़ा तीसरा, उसके बाद आपका है पहला, और सबसे छोटा दूसरा। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ये कब? जबकि सबसे बड़े से कहाँ पूछे? छोटे की ओर। और सबसे छोटे से बड़ा पूछे तब इसी को घुमा दीजिएगा, सेकंड पहले रखिएगा, फर्स्ट द्वितीय पर, और थर्ड आपका तीसरे पर। फिर एक बार देखिए, इसको बन सकता है नया क्वेश्चन कि कौन सा क्रम बड़े से छोटे में सही है। तो पहले तीसरा भाग बड़े मानिएगा, उसके बाद पहला भाग, उसके बाद दूसरा। सबसे बड़ा पूछे तो तीसरा भाग, सबसे छोटा पूछे तो दूसरा भाग। ऐसा क्वेश्चन आया है। अब बिहार और यूपी का मॉडल ये है कि किस भाग में क्या क्या है। धाराएं तो याद ही तो पहले भाग में क्या है? तथ्यों की सुसंगति है, यानी कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पूछा गया है कि भाग एक में क्या है? तथ्यों की सुसंगत। फिर भाग दो में सबूत के विषय में, ऑन प्रूफ के बारे में है, यानी कि सबूत के विषय में किस में है? भाग दो में। और साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव यूपी में पूछा जा चुका है। भाग 3 में साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका इफेक्ट। तो क्वेश्चन देखिए, भाग 3 से 2-3 मॉडल बना है। सबसे बड़ा भाग पूछे तब भी 3। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? एक बार पूछा गया 101 से लेकर 167। फिर पूछा गया है इसमें क्या दिया गया है? तो साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। गलत न होइए, पूछा गया तीनों क्वेश्चन। अब इसमें अध्याय जोड़ा जाए।
देखिए, इन भागों के अंदर अध्याय दिए गए हैं। अब अध्याय आपका चलना पड़ेगा। भाग 1 में 2 अध्याय हैं, 1 तथा 2। भाग सेकंड में आपका 3, 4, 5, 6 4 अध्याय हैं, और इसमें 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर एक बार अंदर जाकर कि भाग 1 में कितने अध्याय हैं? केवल 2 अध्याय हैं। भाग 2 में कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं। तो 4 2 6 हो गया, टोटल 11 अध्याय ही है। तो भाग 3 में कितने अध्याय हैं? 5। कौन कौन? 7, 8, 9, 10, 11। ये बंटवारा कर लेना है। अब आगे पूछता है कि किस अध्याय में क्या है, तो आगे बताया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो अब आपका, अब अगला चला जाए आपका संशोधन। देखिए, साक्ष्य विधि में संशोधन, इसको लिख लीजिए। संशोधन आपका नोट्स में थोड़ा कम है, भले एपीओ में बताया गया था, लेकिन फिर से एक बार आपका देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है आपका। जो साक्ष्य विधि में संशोधन का एक चार्ट बना लीजिए। 1938, फिर 1900 आपका 83, 1984, 1986, फिर आपका सन 2000। पहले इतना बताया जाए, तब आपका एक एक करके बताया जाए। देखिए, आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस है, क्योंकि बिहार आपका जे में, बिहार एपीओ में, यूपी में, ये मान कर चलिए कि जो ये बताया जा रहा है, पूरा चांस है कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, चांस रहता है। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा उसको, क्योंकि क्रम मिलाने के लिए भी आता है। तो एविडेंस, जैसे एपीओ में पूछा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया, तो कौन सा सन हम लिखवाए हैं? 1938। अब ये पूछा गया था फिर आपका कि धारा 2 को किस सन में निरसित किया गया, तो भाई लिख लीजिए उसी के आगे कि प्रथम संशोधन कब किया गया? 1938। इसके द्वारा क्या किया गया, तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि धारा 2 यानी कि सेक्शन 2 और शेड्यूल को निरसित किया गया, यानी कि समाप्त किया गया। जैसे ही प्रथम संशोधन आए, एक क्वेश्चन फिर मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अगर यही आपका आईपीसी में पूछ ले, सन पूछा गया था पिछली बार जे में, 1870 मारना है, 1800 आपका 70। अगर यही क्वेश्चन सीपीसी में आ जाए, तो मैं बताया था सीपीसी में आपका क्या मारेंगे, तो 1976, यानी कि 1976। यही क्वेश्चन सीआरपीसी में आ जाए तो 1978 मारना है। यही क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में भी पूछा जा चुका है, 1899 मारना है। यानी कि संविदा अधिनियम में आ जाए तो 1899। यही क्वेश्चन अगर टीपीए में आ जाए तो 1885 मारना है, 1885। टीपीए अभी पूछा नहीं है, जो पूछा नहीं है उसी पर गौर करिए ज़्यादा, और तो साल पेपर में है ही। टीपीए नहीं पूछा है, पूछ सकता है कि टीपीए में प्रथम संशोधन किस सन में किया गया, तो अलग से लिख लीजिए भले कहीं, 1885 में, 1885। ये क्वेश्चन आ सकता है टीपीए वाला। फिर एक बार बैक होइए आपका, प्रथम संशोधन हो गया। अब द्वितीय संशोधन आइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दूसरी बार जो संशोधन किया गया है वह 1983 में किया गया है। 1983 में आपका कह सकते हैं कि क्या क्या संशोधन किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बनाना है। तो 2 धाराएं जोड़ी गई, पहला याद रखिए। एक धारा जोड़ी गई 114 ए और दूसरा 113 ए।
अब देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई। तो पहला आपका 1983 में जोड़ी गई 114A, और दूसरी धारा कौन जोड़ी गई, आपका कह सकते हैं कि 113A। बिहार जे में 113A से क्वेश्चन बना है, अभी इसी बार बना था। धाराओं को ही बताते रह जाए थोड़ा थोड़ा। आपका पूछा ये गया था कि आत्महत्या के बारे में दुष्प्रेरण आपका के बारे में उपधारणा एविडेंस की किस धारा में दी गई है। तो 113A। फिर याद रखिए, सुसाइड अगर कोई विवाहिता महिला अपने विवाह के 7 वर्षों के अंदर आत्महत्या कर लेती है और ये दिखाया जाता है कि दहेज की मांग के लिए या अन्यथा इसके साथ क्रूएल्टी बरती गई थी और आत्महत्या क्रूरता का ही क्या है परिणाम, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। सकेगा मतलब विवेकाधिकार है, मैं प्रिज्यूम। फिर क्वेश्चन बना कि तथ्य की उपधारणा की विध की नहीं, मैं प्रिज्यूम रहेगा तो क्या होगा तथ्य की। ये कर सकेगा कि पति या पति के नातेदारों ने ही आत्महत्या के लिए इसे क्या किया है, दुष्प्रेरित। तो बिहार में पूछा गया था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि 113 कब जोड़ी गई, सन पूछ सकता है तो कब जोड़ी गई, 1983। दूसरी धारा आपका है 114A, 114A, थोड़ा सतर्क रहना है। 114A में आपका 1983 में जोड़ी गई और 2013 में प्रतिस्थापित की गई, यानी कि 2013 में नए सिरे से इसे क्या किया गया है, लिखा गया है। पूछ सकता है क्वेश्चन कब जोड़ी गई पूछे तो 83 मारिएगा, लेकिन कब प्रतिस्थापित की गई पूछे तो 2013 मार कर आइएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कब से ये 114A लागू हुई। तो 25/12/1983 डेट लिखिए। तो 114A पर पूछा गया है कब से लागू हुई, तो आपका जवाब रहेगा 25 दिसंबर 1983। डेट भी उत्तराखंड ने बनाया है, 25 दिसंबर 1983। अगला क्वेश्चन आइए, किस केस में दिए गए निर्णय के कारण ये धारा जोड़ी गई। तो तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस याद रखिए, तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर आप तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। फिर क्वेश्चन बना है कि मथुरा वाद या मथुरा रेप केस या मथुरा दुराचारवाद आपका किस धारा से संबंधित है। तो 114A से। किस केस का उपनाम है, तो तुकाराम का। इसमें हुआ क्या था देखिए, देखिए इसमें क्यों जोड़ी गई, थोड़ा बहुत एक लाइन इतिहास देखिए। अगर किसी स्त्री के साथ दुराचार होता था तो स्त्री को ये साबित करना पड़ता था कि इस कार्य के लिए मेरी कंसेंट या सहमत नहीं थी। और तुकाराम के वाद में चूंकि स्त्री यह साबित नहीं कर पाई कि मेरी कंसेंट नहीं थी, अतः सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी कर दिया। तो हो हल्ला मचा पूरे देश में। हो हल्ला मचने के बाद आपका एविडेंस में संशोधन किया गया, 114A जोड़ी गई और अब आपका प्रिजम्पशन की बात आ गई कि अगर किसी महिला के साथ मैथुन हुआ है और वह कहती हैं कि इसके लिए मेरी कंसेंट नहीं थी, तो न्यायालय अब मान कर चलेगा कि इसकी सम्मत नहीं थी और सबूत का भार अभियुक्त पर चला जाएगा। अब अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि इनकी सम्मत थी और स्वतंत्र सम्मत थी, दोनों सम्मति केवल नहीं बल्कि क्या थी, फ्री कंसेंट थी।
अगर अभियुक्त साबित कर देता है तो बचाव का हकदार होगा, और साबित नहीं करता तो बचाव का हकदार नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय अब मान कर चलता है कि स्त्री की सम्मत, उसमें भी एज भी डिसाइड फैक्टर है। 18 साल से कम की स्त्री है तो आपने पास्को एक्ट पढ़ा था, चाहे सम्मति उसकी हो या न हो, कोई बचाव अभियुक्त को, वो भी सम्मत कब बचाव देगी, जब स्त्री की एज 18 साल से क्या हो या उससे 18 या 18 से ऊपर हो। इसलिए आपका जोड़ी गई धारा कब से लागू हुई, उत्तराखंड पूछा 25 दिसंबर 1983। अब आ जाइए अगला संशोधन 1984 का देखा जाए, ये तीसरा संशोधन है। 1984 ईस्वी में एविडेंस की धारा 111 ए जोड़ी गई थी। अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, बन सकता है, लेकिन 111 ए जोड़ी गई। तो एविडेंस की धारा 111 ए कब जोड़ी गई, आपका ये पूछ सकता है। तो 1984 में आपका कब से ये प्रवर्तन हुई, तो 14 जुलाई 1984 से लागू है। 14 जुलाई 1984 से, 14 जुलाई 1984 से लागू है। आखिर इसमें क्या प्रावधान है, एक लाइन देखिए भाई, 1984 में जोड़ी गई, याद रखिए कब से इसे लागू किया गया, 14 जुलाई आपका 1984 से। इसमें देखिए क्या प्रावधान है आपका, फिर प्रावधानों पर देखा जाए। देखिए इसमें जो आपका प्रावधान है, फिर एक बार गौर करिए। अगर किसी एरिया को राज्य सरकार ने डिस्टर्ब एरिया या विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया है, और 1 मास तक वह एरिया डिस्टर्ब एरिया घोषित रही है, और कोई व्यक्ति हथियार सहित उस एरिया में पाया जाता है, तो ये उपधारणा की जाएगी कि यह व्यक्ति डिस्टर्ब करने में शामिल था कि नहीं था, शामिल था। यानी कि अब डिस्टर्ब एरिया विक्षुब्ध क्षेत्र की घोषणा पुलिस एक्ट के तहत की जाती है, और धारा 15 के तहत की जाती है, राज्य सरकार करती है। वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल की क्या होती है, नियुक्ति। तो ये आपका जोड़ा गया 1984। तीसरा संशोधन कब हुआ, क्रम भी याद रखिए, तो 1984। अब इसके बाद 1986 आ जाता है। 1986 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो चौथा संशोधन होता है 1986 में होता है। तो भाई क्रम से लिखिएगा 1980। ये जो संशोधन हुआ, ये मधु दंडवते समिति की सिफारिश पर हुआ। पहला क्वेश्चन, मधु दंडवते, यानी कि जो ये 1986 में जो एविडेंस में एमेंड किया गया, वह समिति पूछ सकता है, मधु दंडवते समिति की सिफारिश पर हुआ। और कौन सी धारा जोड़ी गई, 113 बी 113 बी। 113 हिंदी में लिखिएगा तो ख लिखिएगा, या 113 बी जोड़ी गई। इसमें क्या है, पूछा गया था डावरी डेथ या दहेज मृत्यु, लिख लीजिए। इसमें क्या है, डावरी डेथ। इसी के साथ आपका आईपीसी में भी धाराएं जोड़ी गई, 304 बी। उतना नहीं देखना है, आईपीसी चलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन हल्का सा याद रखिए। आपका ये 304 बी 304 बी जोड़ी गई आईपीसी में। और दहेज का मतलब वही होगा जो डावरी एक्ट की किस धारा में, 2 में कि 3 में, 2 में, 2 में दहेज का मतलब बताया गया है। अगला देखिए, इसमें इसमें कि डावरी डेथ के बारे में प्रिजम्पशन दिया गया है। ये कब से लागू हुई, तो 19/11/1986, यानी कि 19 नवंबर
1986, अंडरलाइन करिए डेट, 19/11/1986। यूपी में तो नहीं, उत्तराखंड में एक दो बार पूछा गया है। 19 नवंबर आपका 1986। अब आ जाइए सन 2000 का संशोधन। 4 हुए ना अभी। सन 2000, देखिए आपका 2000 का भी मैं बताया था कि सन 2000 का जो संशोधन किया गया, ये सबसे व्यापक संशोधन रहा। इसे मिनी एविडेंस भी कहा जाता है। ये संशोधन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। शॉर्टकट में यानी कि आईटी एक्ट कहा जाता है, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। शॉर्टकट में लिखेंगे तो आईटी एक्ट लिखिए। सबसे ज़्यादा संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या की गई, मान्यता। तो एक बार जो क्वेश्चन बना है वह सतर्क रहना है। वह क्वेश्चन ये बना है कि आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा किन किन कानूनों में संशोधन किया गया। आपका दे देगा सीआरपीसी में, आईपीसी में, एविडेंस में, उपर्युक्त सभी में। तो सब में संशोधन किया गया, सीआरपीसी में भी, आईपीसी में भी, और एविडेंस में। और किसको मान्यता दी गई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। तो इलेक्ट्रॉनिक बार क्वेश्चन बना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कब मान्यता दी गई, तो सन 2000 में। एपीओ में क्वेश्चन बना कि ये संशोधन कब से लागू हुआ, सन 2000 वाला। तो डेट अभी हमने बताया था कब से लागू हुआ, 17 अक्टूबर सन 2000। उसको लिख लीजिए। सबसे व्यापक संशोधन आईटी एक्ट द्वारा, इसे मिनी का माने एविडेंस भी कहते हैं। कब से लागू हुआ, तो आपका कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर सन 2000। अगला ये इसके बाद 2002 में संशोधन होता है, लिखिए 2002। 2002 में होता है एविडेंस में। इधर तेजी से होंगे संशोधन। देखिए 2002 में जो संशोधन किया गया उसके द्वारा हुआ क्या, पहले एक इतिहास देखिए। एक केस आया गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य का, और इसमें देखिए हुआ क्या। एक वेश्या थी, उसके साथ दुराचार किया गया था, और जब मामला कोर्ट में आया तो अभियुक्तों के वकील ने उसके करेक्टर या चरित्र पर बार बार अटैक किया, और आपका ये कहा कि ये चरित्रहीन महिला है और ये वेश्यावृत्ति करती हैं, अतः इस पर विश्वास न किया जाए, इसकी बातों पर विश्वास न किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सन 2000 में। गुरमीत कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का जस्टिस आदर्श सेन आनंद थे। जस्टिस का नाम पूछे तो लिख लीजिए, जस्टिस आदर्श सेन आनंद थे। आदर्श सेन आनंद, एक सेकंड, आदर्श सेन आनंद जस्टिस का नाम है। इस निर्णय के पश्चात सन 2002 ईस्वी में एविडेंस में संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया, तो संशोधन ये किया गया कि 146 में एक परंतुक जोड़ा गया, और 155 का जो क्लाज 4 था उसे रिपील किया गया। बिहार में पूछा गया था 146 वाला। अब 146 पर हम अभी बताएंगे। एक एविडेंस की धारा 146 में एक प्रोविजो जोड़ा गया, परंतुक जोड़ा गया 2002 में, और धारा 155 का जो क्लाज 4 है उसे रिपील किया गया, यानी कि उसे क्या किया गया, निरसित। अब देखिए क्वेश्चन आपका 146 में क्या है, थोड़ा ध्यान में रखिए। अलग से थोड़ा 146 का परंतु भाई अलग से लिख लीजिए कहीं तो।
क्योंकि अभी बिहार ने अंदर जाकर क्वेश्चन बना था, कहीं अलग से लिखिएगा। पहला आप ये लिखिए, 146 का परंतुक कब जोड़ा गया, तो सन 2002। लिखिए, अलग कहीं लिखिएगा। 146 पहले हो जाए उसके बाद बताएं। 146 का परंतुक कब जोड़ा गया, पहला क्वेश्चन, तो 2002 में। इसका हम बता ही दिए हैं, आपका गुरमीत कौर। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि 146 का परंतु प्रतिस्थापित कब किया गया, यानी कि पुनः नए सिरे से कब लिखा गया, तो 2013, यानी कि 2013 में आपका 146 का परंतुक प्रतिस्थापित, पूरी धारा नहीं, केवल हम परंतुक की बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापित किया गया। तो जोड़ा कब गया, 2002, प्रतिस्थापित 2013। अब बिहार का मॉडल आइए कि हो गया ना ये। बिहार का मॉडल अभी जे में आया था, कई लोग गलत करके आए थे, इसीलिए कहा जा रहा है कि छोटी छोटी बातों पर गौर करिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जितना एविडेंस में बताया जाए। अब कौन कितना भाई अचीव कर रहा है वो उसके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, लेकिन बताने में कोई कमी नहीं, आप देख रहे हैं। एक एक जो छोटी छोटी बातें जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, नई नई तमाम बातें बताई जा रही हैं। बिहार में इस बार ही आया था क्वेश्चन जे में कि 2018 में एविडेंस की किस धारा में संशोधन किया गया, तो केवल एक धारा में किया गया है, और वह 146 के किस में, परंतुक में। तो लिखिए, 2018 में 146 के परंतुक में संशोधन किया गया है। एक ही धारा केवल संशोधित परंतुक हुआ है। यही बिहार में पूछ लिया था कि 2018 में एविडेंस की किस धारा में संशोधन किया गया, लोग लगे खोजने, केवल एक ही धारा में, कौन, 146 के किस में, प्रोविजो में। एक और को अभी हम बताएंगे, वो तो 2018 का अलग से क्या संशोधन किया गया, लेकिन फिर एक बार हम रिवीजन करा रहे हैं। 146 का परंतु आपका एड कब किया गया, तो 2000 आपका 2 में। प्रतिस्थापित कब किया गया, 13 में। संशोधन कब किया गया, 18 में। तो आपका 2002। अब इसको थोड़ा इतिहास वाइज पढ़ना है, इसी को निपटा दिया जाए। देखिए, आपका गुरमीत कौर के केस में, क्योंकि वकील साहब ये चरित्रहीन या नैतिक रूप से ये चरित्रहीन महिला है, इस बारे में क्वेश्चन पूछ के उसको सील को धक्का पहुंचा रहे थे, करेक्टर पर अटैक कर रहे थे। तो क्या ऐसी महिला अमूमन अपना धंधा करके बने जीवन चलाती है? अब ऐसे क्वेश्चनों को पूछने पर पूरी तरह क्या लगा दी गई, रोक। इसके बाद आपका दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड में जो वकील एपी सिंह थे अभियुक्तों के, वो बार बार कोर्ट में यही कह रहे थे कि जो लड़का बस में उसके साथ था, निर्भया का उसके साथ शारीरिक रिलेशन था, अतः निर्भया ने मरने के पहले 164 सीआरपीसी का जो बयान दिया है, जो डाइन डिक्लेरेशन में कन्वर्ट हो गया मरने के बाद, उस बयान पर विश्वास न किया जाए, क्योंकि ये महिला चरित्रहीन है, यानी कि पूर्व लैंगिक अनुभव रखती है। तो आपका फिर संशोधन किया गया कि अब वेश्या से भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा सकता, और एक पूर्व लैंगिक अनुभव का के बारे में अब कोई क्वेश्चन पूछा, ये 2013 में जोड़ा गया निर्भया कांड के बाद। और लागू कब हुआ, याद रखिएगा, 3 फरवरी 2013। फिर कठुआ कांड होता है बच्ची के साथ, फिर संशोधन करना पड़ा, कुछ बच्चियों के साथ आपका जो दुराचार हुआ था, तो फिर कुछ धाराएं आईपीसी की इसमें ऐड की गई कि इन धाराओं के तहत, यानी कि आपका 2018 में संशोधन किया गया, क्योंकि 2018 में आईपीसी में कुछ नई नई धाराएं क्या की गई थी, जोड़ी गई थी। तो 2018 का संशोधन कब से लागू हुआ, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है।
इसको भाई लिख लीजिए। 24/4/2018 से लागू हुआ। 2000, हाँ 21 है भाई, 21/4/2018 से, यानी कि 21 अप्रैल 2018 क्वेश्चन ये बना है, रिपीट कर सकता है। फिर एक बार देखिए, 21/4/2018 से ये 2018 का संशोधन लागू हुआ। केवल एक धारा में संशोधन हुआ है, वह 146 के किस में, परंतु में। यही बिहार बना था, यूपी भी बना सकता है आपका 2-3 एंगल से। अगला संशोधन देखा जाए, 2005 का संशोधन आ जाइए, 2002 के बाद 2005 आ जाइए, चौथा संशोधन चल रहा है। सातवां 2005। 2005 में आपका जो एमेंड किया गया एविडेंस एक्ट में, वह केवल एक सेक्शन में किया गया, 154, यानी कि होस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी। एक लिख लीजिए, 2000 आपका 5 में आपका जो किया गया संशोधन, वह किस में किया गया, केवल एक सेक्शन में, 154। तो 154 है क्या, होस्टाइल विटनेस, यानी कि पक्षद्रोही साक्षी। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि पक्षद्रोही साक्षी किसे कहा जाएगा, तो जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो। पहली वरीयता ये देखिएगा, जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो उसे ही गद्दार साक्षी, पक्षद्रोही साक्षी कहा जाएगा, होस्टाइल विटनेस। तो 2005 में संशोधन की धारा में किया गया केवल एक धारा, कौन सी, 154। अब 2008 आ जाइए, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। डिजिटल सिग्नेचर को किस सन में मान्यता दी गई, तो 2008 में। आईटी एक्ट द्वारा संशोधन इसमें पुनः होता है, और अंकीय हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अंकीय हस्ताक्षर को मान्यता प्रदान की गई। तो दो क्वेश्चन अलग अलग बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस सन में मान्यता प्रदान की गई, 2000 में। और हल्का सा घुमा दे कि अंकीय हस्ताक्षर को किस सन में की गई, तो 2008 में। 8 के बाद आ जाइए, 2013 आ जाइए, 2013 अब आ जाइए 8 के बाद। 2013 का संशोधन निर्भया कांड के बाद किया गया, जो दिल्ली में हुआ। आपका जस्टिस जेएस वर्मा की समिति बनी, कई बार बताया हूँ, इस समिति की सिफारिश पर किया गया 2013 में संशोधन, जस्टिस जेएस वर्मा। अब यहाँ जो आपका पूछा जा सकता है कि 2013 में एविडेंस में एक धारा नई जोड़ी गई और दो धाराओं को नए सिरे से लिखा गया, दो धाराएं प्रतिस्थापित की गई और एक धारा नई जोड़ी गई। तो मैं बताया हूँ कौन कौन सी धारा प्रतिस्थापित की गई, 119, 114A, और कौन सी नई धारा जोड़ी गई, 53A। जो ये बार बार एपी सिंह निर्भया के करेक्टर पर अटैक कर रहे थे कि इसका तो पूर्व लैंगिक अनुभव था, तो ये बातें अब साक्ष्य में पूछने पर रोक लगा दी गई कि सील के रूप में क्या प्रस्तुत की जाएगी, नहीं। लिखिए उसको। इस संशोधन द्वारा धारा 119 और 114A को प्रतिस्थापित किया गया, मैंने नए सिरे से लिखा गया। इस संशोधन द्वारा धारा 119 और 114A को प्रतिस्थापित किया गया तथा एक नई धारा 53A जोड़ी गई, 53A। पूछा गया है दोनों बार, पिछली बार यूपीजे में और उधर इसके पहले एपीओ में भी आया था कि पूर्व लैंगिक अनुभव का सील विसंगत होगा कि सुसंगत होगा, उचित होगा कि अनुचित होगा। उचित मने सुसंगत और अनुचित मने
विसंगत। तो क्या होगा बताइए? विसंगत। कब जोड़ा गया? 2013। अंतिम संशोधन आइए 2018, अभी हमने बताया भी था लेकिन अंतिम लिखिए 2018 में संशोधन किया गया। ये कठुआ कांड के बाद किया गया जम्मू कश्मीर के। लिखिए 146 के परंतुक में संशोधन किया गया। धारा 146 के किस में? परंतुक में। 146 के प्रोविजो में संशोधन किया गया तथा यह संशोधन 21/4/2018 से लागू हुआ, यानी कि 21 अप्रैल 2018। 53 देख लेता हूँ भाई। 53 2018 में हमारे हिसाब से नहीं किया गया, देख लेंगे। वैसे नया बेयर एक्ट है तो देखिए, तो किसी के पास नया बेयर एक्ट हो तो 53 ए निकालिए भाई, हो सकता है। 53 ए में लिखिए एक और भाई, एक और लिखिए 146 के परंतुक में तथा 53 ए, उसको जोड़ लीजिए, हो सकता है भाई। 53 ए में दोनों में लिखिएगा 146 के परंतुक तथा 53 ए में संशोधन किया गया। दोनों धाराएं हो सकता है पूछ ले। इस प्रकार सामान्य बातें ज़्यादातर आपका समाप्त हो गई। अब आपका मैंने रेस्ट ले